हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट का सीडीपी का क्वेश्चन, जिसमें हम जो है ये पेपर 2022 का प्रीवियस ईयर का है। तो हाँ, आज हम इसका सेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद की बदलाव को क्या कहा जाता है? पार कहा जाएगा, वृद्धि, सीखना या अनुकूलन। तो पार यानी स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसको सीखने में कठिनाई हो रही है, किसी समस्या को सॉल्व कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी हेल्प कर देंगे, उसकी कुछ सहायता कर देंगे, कुछ हिंट दे देंगे, तो इसे पार्ट कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद वृद्धि यानी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि जो होती है वो दिखाई देती है, जबकि विकास डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। तो चूंकि उसकी हाइट में जो है वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, यानी हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है। तो पर्यावरण तो भाई पूरा भूमिका निभाता है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतरक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। को विकासात्मक प्रतीक मान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। कभी भी बच्चे के विकास में कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ऑप्शन है कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यथादृष्टि तरीके से होता है। नहीं, तो सबसे जो अच्छा आंसर है एग्जैक्ट वो ऑप्शन बी है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतर क्रिया के माध्यम से ही जो है वो उसका विकास होता है। जैसा पर्यावरण रहेगा, जैसा उसको आनुवांशिक गुण मिले रहेंगे, उसी के आधार पर उसका डेवलपमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक है, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, आरंभिक बचपन के जितने ही रहती है। तो अनावश्यक तो नहीं है, लेकिन हाँ आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चा माध्यमिक स्कूल में चला जाता है, यानी वो बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे परिवार से सीखता तो है ही, लेकिन उसके बाद जो है वो बाहर के वातावरण से भी सीखता है, स्कूल से सीखता है, सहपाठियों से सीखता है, अपने मित्रों से भी सीखता है। प्राइमरी स्टेज पे मतलब बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, तब उससे जो है अपने परिवार की ज्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, बच्चे कभी भी किसी सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सॉरी तर्क जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है, कथन जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन। तो एक्टिविटी। जिन पियाजे के अनुसार बच्चा जितना ज्यादा एक्टिविटी करेगा वो उतना ही ज्यादा सीखता जाएगा। तो इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास में जिन पियाजे ने एक्टिविटी को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था मूर्त अवस्था पर सॉरी संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्या का तर्क, मूर्त समस्या पर तर्क करना। अच्छा, आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, ये लास्ट स्टेज होता है। इसका जो उम्र होता है वो 11 से लेकर के 15-16 और आगे तक की अवस्था में रहता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है। सेंसरी मोटर पीरियड में क्या रहता है, इसमें जो है बच्चा अपने अंगों को, इसमें मूर्त समस्या पर तर्क नहीं करता है, इसमें बच्चा अपने जो है ज्ञान इंद्रियों को चलाता है, अपने मांसपेशियों को हिलाता डुलाता है, इशारा ही करता है बस। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या करता है, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण नहीं, इसमें बच्चा चीजों की तरफ इशारा करता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं रहती है, स्टेज रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती है, स्टेज रिवर्सिबिलिटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। तो ये जो है पोस्ट कन्वेक्शनल मोरालिटी में आता है। हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या तर्क देता है, अगर कानून जो है नियमों को नहीं मान रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए, का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, को इनाम देना चाहिए, को सजा। बच्चे को तो सजा नहीं देनी चाहिए। अब उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है कि बच्चे को सीखने के लिए अर्थपूर्ण क्या, उसको पाठ प्रदान करना चाहिए, मतलब उसको जो है सहायता कर देनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे है नवा क्वेश्चन, एक मिनट, ये तुम्हारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। ये निष्क्रिय नकारात्मक शब्द हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, तो ये रटकर स्मृति, ये भी जो है नकारात्मक शब्द आ जाते हैं। शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है, तो नहीं, ऑप्शन इसमें जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी जो है ज्ञान का क्या करते हैं, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कथन, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मानकीकृत परीक्षा यानी स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट, तो नहीं, जहां भी मानकीकृत आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये नकारात्मक शब्द है। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर वही मानकीकृत परीक्षाएं आ गई और सटीकता आ गया, फिर भविष्यवाणी भी आ गई। तो ये सभी कैसे शब्द हैं, ये सभी जो है नकारात्मक शब्द हैं, यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि तर्क और कथन दोनों ही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय बुद्धि, तो हाँ, जिन व्यक्तियों में लय सुर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है, यानी वो गाने का इच्छुक होता है, उसे संगीत पसंद होता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक गार्डनर ने बांटा है, तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया। कौन कौन सी? भाषी बुद्धि, भाषी बुद्धि में क्या आता है, इसमें जो है कवि आ जाते हैं, लेखक, पत्रकार, वकील आते हैं। तर्कीय, गणितीय, वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर और शास्त्री आ जाते हैं। स्थान विषयक में आर्किटेक्चर, चित्रकार, इंजीनियर, डिजाइनर, ये सभी आ जाते हैं। संगीतमय, इसमें गायक, संगीत वादक, ये सभी आ जाते हैं। आगे है संगीत शारीरिक गति संवेदी, एथलीट आते हैं, अभिनेता, खिलाड़ी, ये सभी आ जाते हैं। अंतर संबंध विषयक, दूसरे के व्यवहार और भावनाओं को जानने वाले। अंतर वैयक्तिक, स्वयं की भावनाओं और व्यवहार को जानने वाले। आगे है प्रकृतिवादी, प्रकृति के प्रति संवेदनशील जो रहे वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। आगे है अगला क्वेश्चन, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा
सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक। अभी देखिए ये निरर्थक आ गया, ये भी नकारात्मक शब्द है तो गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बाधक बनती है, ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर आनुवांशिक कारकों से तय होता है, जेंडर न तो जैविक है और न ही सामाजिक है। तो जेंडर तो जैविक तो नहीं है, मतलब जेनेटिक तो नहीं है, ये एक सामाजिक संरचना है। इसको जो है समाज बनाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़की को ये काम करने हैं और लड़का को ये काम करने हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। ये चीजें कौन तय करता है? ये समाज। तो यानी ये कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आकलन असेसमेंट सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए एक मिनट, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए? तो नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखने के लिए अगर आप तनाव उत्पन्न करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। बच्चों के नामनीकरण और वर्गीकरण, ये दोनों ही शब्द जो है नकारात्मक शब्द में आ जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। को बच्चों में इस प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा, तो ये भी नकारात्मक शब्द में आ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं, हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, केवल पेपर पेंसिल। अभी देखिए केवल पेपर पेंसिल आ गया, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी केवल है, ये नकारात्मक शब्द है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें योगात्मक मूल्यांकन करना चाहिए या रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। आगे है अगला क्वेश्चन, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है। यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या। तो देखिए यहाँ पे केवल जो है नकारात्मक शब्द है, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि गलत कौन सा है, यानी जो नहीं करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए, नहीं, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल कथन ए, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तर्क है, बच्चे बेहतर सीखेंगे जब वह संप्रभुत्व लेते हैं, उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। सही विकल्प हमें बताना है। तो विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों देनी चाहिए और पाठचर्या आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तो इसमें ए और आर दोनों जो है सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? छड़ी, ब्रेन प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण, आवर्धन लेंस। इसमें है इस्तेमाल गतिशीलता, मतलब चलने में उसको मदद करे, वॉकिंग में मदद करे, तो छड़ी जो है उसको वॉकिंग में मदद करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टि बाधितता है के लिए प्रभावी नहीं है? इसमें कौन सी है जो कि उनको प्रभावी नहीं है? तो इसमें देखते हैं, कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बैठाना। अभी देखिए पृथकीकरण है, मतलब बच्चे को आप अलग अलग करेंगे तो उनमें पहले से निगेटिविटी आने लगेगी, तो यही नहीं करना चाहिए, नहीं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच करने की क्षमता। अभी देखिए, आप अंकों के अनुक्रम को याद कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी रचनात्मकता है? क्रिएटिविटी कुछ है नहीं, वो चीज पहले से ही फिक्स है, आप उसी को याद कर रहे हैं। बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, मतलब एक ही चीज को आप बार बार हर बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई क्रिएटिविटी हो रही है? नहीं हो रही है। कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, मतलब आप कुछ ऐसा नया बनाएं और अलग करें जो कि न बना हो और जरूरी हो, तो ये क्या आएगी? ये क्रिएटिविटी में आएगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करके बहुत से मौके देने चाहिए। तो हाँ, बच्चों को अगर संवाद और चर्चा करने के बहुत से मौके मिलेंगे, तभी बच्चा जो है सीख पाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है कि बच्चा अर्थपूर्ण प्रक्रिया कब करेगा? जब वो संवाद करेगा, सीखेगा, अंतःक्रिया करेगा, तभी। यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण में क्या शामिल है? वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों का निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्यान विधि। अभी देखिए, ये व्याख्यान और पारंपरिक ये सभी शब्द जो है निगेटिव शब्द में आ जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होता है। आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ है। तो सही है, सक्रिय। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया परंतु सामाजिक संदर्भ नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिक संदर्भ होता है। आगे है, निष्क्रिय है, ये भी नकारात्मक शब्द है, यहाँ भी नकारात्मक शब्द आ गए, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, उच्च से निम्न की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज बच्चा कभी देखा नहीं है, जानता नहीं है, आप उसके बारे में उसको बताएंगे तो वो उन चीजों को नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, उच्च से निम्न की ओर। आप बच्चे को उच्च चीजें बताएंगे, मतलब जो चीजें हार्ड है, तो उच्च से निम्न में कभी नहीं आएगा, बच्चा निम्न से उच्च क्रम में आएगा हमेशा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है, अमूर्त से मूर्त की ओर, मतलब जो चीजें उसको दिख नहीं रही हैं, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाएंगे ना एक बच्चे को, पहले उसको उदाहरण देंगे फिर समझाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी सरल से जटिल की ओर, आप बच्चे को पहले सरल गोला बनाना सिखाते हैं, पाई बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको क लिखना सीखता है वो। तो इस तरह से आप पहले अगर उसको क लिखना सिखाएंगे, फिर गोला और पाई करेंगे, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो पहले हम उसको इजी टारगेट देते हैं, मतलब गोला बनवाते हैं, लाइन खिंचवाते हैं, उसके बाद तब लिखना सिखाते हैं। ठीक है। अगला है, समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए, स्मरण आधारित होना चाहिए, नहीं पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, नहीं अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। तो हाँ, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। यहाँ पे 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में दिया गया है, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। तो इसमें जो है कौन सी हो जाएगी? तो पहले देखिए, अनुरूपी सोच जो है ये होगी, और एक मिनट, ये हमारा अनुरूपी सोच हो जाएगी, और कलन विधि, ये सॉरी कलन विधि ये भी हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करना है, सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान कर्ताओं बनने के लिए प्रेरित
करता है। अगला है, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता होती है? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय। अभी देखिए, जो बच्चा महारत उन्मुख है उनमें पहले तो विफलता का भय नहीं होगा, तो जहां भी भय है वो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे विफलता का कम डर और क्षमता स्थिर दृष्टिकोण, स्थिर दृष्टिकोण नहीं रहता है, वार्धिक दृष्टिकोण होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय या खुशी पैदा करने, सीखने की खुशी पैदा करके। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप बच्चे को पुरस्कार देंगे, जब तक आप उसको इनाम नहीं देंगे तब तक वो किसी चीज को लेकर के प्रोत्साहित नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसको सजा देंगे तब भी बच्चा नहीं करेगा। निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करवाएंगे, मतलब उसका मन नहीं है फिर भी उसको वो चीजें करनी है तब भी उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब आप बच्चे को सीखने की खुशी पैदा करेंगे तो बच्चा काफी तेजी से सीखेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है। तो क्षमता जो है अनियंत्रित नहीं है, क्षमता जो है नियंत्रित है। आप बच्चा इससे अपनी क्षमता को नियंत्रित कर सकता है, अनियंत्रित नहीं है। निश्चित है, फिक्स्ड क्षमता है तो नहीं, क्षमता जो है वृद्धिशील है, क्षमता में अपने विकास कर सकते हैं। पहले बच्चा जो है 10 मिनट पढ़ता है, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, मतलब इसी तरह अपने पढ़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्षमता कैसी हो गई, वृद्धिशील हो गई, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।